नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 7 तारीख से यानी कि 7 मई से आपका एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम को लेकर के आज हम फिर से आप सभी के सामने अर्थशास्त्र के मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो आपका अल्फ्रेड मार्शल का है। ठीक है। और यहाँ जो बात किया गया सामान्य कारोबार का, इसका अर्थ जो है वो आपका आर्थिक कार्य से है। याद रखिएगा। मेरा आगे सवाल है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है संसाधनों की दुर्लभता से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। चारों में क्या दे रहे मेरा संख्या दिया हुआ है, लेकिन मेरा ऑप्शन नंबर डी में संख्या नहीं, अर्थात मेरा यह सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। मेरा आगे सवाल है कि शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये हुई आपका स्टेटस से। ठीक है। आगे देखते हैं, खाली स्थान सभी समस्याओं की जड़ है। तो अभाव जो है वो सभी समस्याओं की जड़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं दुर्लभता भी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे मेरा सवाल है कि निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। हम चर क्या बोलते हैं? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, एक खास कलम की कीमत मान फिक्स रहता है, खास लैपटॉप की कीमत मान फिक्स रहता है, एक बेंच की लंबाई मान फिक्स रहता है, लेकिन राष्ट्रीय आय का मान फिक्स नहीं रहता था। तुम्हारा राष्ट्रीय आय एक चर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं, प्रति दर्श सर्वेक्षण के क्या लाभ है? तो यहाँ पर आपका कम खर्चा भी होता है, कम समय भी लगता है और कम परिगणना की आवश्यकता भी पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं कि इनमें से किस संस्था के द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? सर्वेक्षण यहाँ पर करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। बात करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया की, तो यह जो है सो आपका जनगणना करवाती है। बात करेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, तो यह जो है सो राष्ट्रीय आय की गणना करती है। आगे सवाल है मेरा, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करते हैं? तो यहाँ पर जो है से ऑप्शन नंबर डी आपका सही भी है। आगे सवाल है, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है? तो यहाँ पर होता है आपका टेलीफोन विधि के द्वारा, टेलीफोन सर्वेक्षण के द्वारा। आगे आपका वर्ग सीमा 60 और 80 का मध्य बिंदु है। इसका सूत्र होता है L1 प्लस L2 बाय 2, यानी कि 60 जोड़ 80 बटा 2 बराबर कितना आएगा आपका 8 8 6 14 140 बटा 2, यानी कि 70। 70 कहीं है? एकदम है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फिर आगे सवाल है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है। बात माना कर रहा है समय के अनुसार, तो इसको बोलते हैं हम कालानुक्रम, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। आगे देखते हैं, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटते हैं? तो इसको बांटते हैं हम लोग 2 भागों में, विविक्त और सतत। आगे देखते हैं, किसी वर्ग में सम्मिलित मधु की संख्या को कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आवर्ती। मान के चलिए आपका एक वर्ग है 10 20 है, इसमें 2 मध शामिल, तो ये क्या है आपका, ये दिखा रहा है इसकी आवृत्ति या बारंबारता को। आगे सवाल है मेरा, विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका बारंबारता सारणी। ये आपका सही है, एनसीईआरटी में आपका इसी का जिक्र किया गया, आप इसको 100% सही मानिए। आगे मेरा सवाल है, अंकगणितीय रेखा चित्र को और
किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं हम लोग काल श्रेणी आलेख के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे है, बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है आपका आयत चित्र से। कहाँ है आपका? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखते हैं, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें आपका इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे है, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने के लिए तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो ये आपका होता है आरेखीय विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। एनसीईआरटी के मुताबिक ये भी आपका एकदम सही है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। क्या है ना, जो लिखे आपका एनसीईआरटी इसमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होने की ज़रूरत है, आराम से मारिएगा। आगे मेरा सवाल है कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है दंड आरेख, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आगे आपका, अब जो क्वेश्चन आपका किस से है, ये आपका सेकेंड बुक से है। सवाल मेरा है, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो ये आपका सूती वस्त्र का एक किस्म है। सवाल आगे है, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे आपका दादा भाई नौरोजी। सवाल आगे है, निर्यात अतिरिक्त क्या तात्पर्य है? तो जहां पर आपका आयात से अधिक निर्यात होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। और आगे सवाल है, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो यह आपकी थी 16% से कम। आगे है सवाल कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच में चली थी? तो ये चली थी आपका बम्बई और ठाणे के बीच में। आगे है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है? तो यह होता है आपका निजी लाभ। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आगे है आपका, 1950 से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? तो यह थी आपका 6% वार्षिक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है जिसकी बाजार में अधिक मांग होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे तुम्हारा, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है आपका रूस से। सवाल आगे है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, जिसे प्राप्ति करते हैं लक्ष्य को 20 वर्षों में। आगे है आपका सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये आपका होता है पंचवर्षीय योजना। आगे है, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल करते हैं? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे मेरा सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण का काल माना जाता है? तो यह आता है आपका 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे मेरा है, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्तावों में उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो ये आपका बांटा गया था 3 भागों में। आगे आपका, विदेशी ऋण क्या है? तो ये होता है विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे है, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF ने कितनी राशि ऋण में मिली थी? तो दिया था आपका $7 बिलियन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे है, नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? तो ये आपका होता है 6, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और 6 उद्योग के लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सवाल आपका है, HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो यह आपका एक IT कंपनी है। सवाल आगे है, कंपनियों द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपका बाह्य प्रेषण। आगे है, भारत में LPG नीति से
लाभान्वित होने वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बात और है आप लोगों के लिए कि अगर आपको लगता है कि 11th का तैयारी नहीं हो पाया है तो आपके लिए बेस्ट है कि केवल आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, क्योंकि जो भी आपका सैट बुक आया उसमें बहुत सारा आंसर गलत दिया हुआ है। ये चीज़ हम भी अनुभव किए हैं। प्रयास कीजिए आप लोग कि जो भी सिलेबस में है सिलेबस के अनुसार केवल आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और एनसीईआरटी बुक से ही आपका 100 में 100 क्वेश्चन यानी 40 में 40 क्वेश्चन आपका आ रहा है। 100% का क्वेश्चन जो है सो एनसीईआरटी बुक से ही आ रहा है, इसलिए आप लोग जो है सो केवल एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। धन्यवाद। सैट बुक पर कभी भी ध्यान मत दीजिए, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन आंसर गलत भी दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।